मुसलमान फिर सजदे में मारा गया। इस बार निशाना दरा आदम खेल की जामिया मस्जिद कोहीवाल थी। नाजरीन, 50 नमाजी शहीद हुए और 100 से ज्यादा जख्मी। और अब से थोड़ी ही देर पहले बटबीर के इलाके सुलेमान खेल की मस्जिद में भी धमाका हुआ है। आप जानते हैं कि इस एक साल में 58 धमाके सिर्फ जुमे के दिन हुए हैं, जिनमें 610 नमाजी शहीद और 887 जख्मी। न जाने कितने अरमानों से माओं, बहनों, बेटियों और बीवियों ने अपने प्यारों को आज तैयार करके नमाज जुमा की अदायगी के लिए घर से रुखसत किया था। कपड़े इस्त्री करती बेटी ने सोचा होगा कि वो फिर कभी अपने बाप के लिए कपड़े तैयार नहीं कर सकेगी। माथा चूमती माँ ने कब सोचा होगा कि आज ये पेशानी खून से तर होगी। दरवाजे से रुखसत करती किसी बीवी ने कहाँ गुमान भी किया होगा कि आज उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। भाई का सदका उतारने वाली बहन को क्या पता था कि आज डोरी को कंधा देने वाला उसका माँ जाया घर वापस नहीं आएगा। 50 लोग नहीं गए, बेशुमार अरमान लुट गए, कई बुढ़ापे बर्बाद हो गए, कई जिंदगियां उजड़ गईं। वो तालिबान जो इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर बताएंगे कि हर जुमे का इंतजार करना और फिर मस्जिदों पर कयामत उतार देना किसकी सुन्नत है, कहाँ का इस्लाम है, किसकी खिदमत है, किससे इंतकाम है, अमेरिका से या इस्लाम से? तालिबान जरा सोचें, एक साल में जुमे के दिन 58 धमाके, फिर भी मस्जिदें आबाद। सलाम आज उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को कि जिनके कदम नहीं लरसते, जिनके हाथ नहीं कांपते। वो हर जुमे को अपने प्यारों को तैयार करके मस्जिदें भिजवाती हैं। उनके लिए कुरान में ये लिखा है, खुदा ने ये कहा है कि उनसे कह दो कि उनके बेटे उन्हें जन्नत में मिल जाएंगे। ये तो मामला बंदे और खुदा का है, लेकिन सवाल उनका है कि जो ये कहते हैं। हमारा एक्शन अब और ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि हम ये किलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां तक मेन हार्डकोर टेररिस्ट है जिसे हम तहरीके तालिबान कहते हैं, उसकी तो आपने देखा कमर टूटी है, वो तो डिफरेंट डोमेन में चले गए। हर जुमे को धमाका होता है, ये फिर भी कुछ नहीं करते। पेशगी बंदोबस्त से अगर खुदकुश को रोका नहीं जा सकता तो ज्यादा नुकसान से तो बचाया जा सकता है। अहम मस्जिदों की निशानदेही करके वॉक थ्रू गेट्स लगाए जा सकते हैं। सेंसर क्या वजीर आजम हाउस और GHQ के लिए ही रह गए हैं? कहीं पर तो जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि ये मुल्क किसकी जागीर है। हमारे साथ रहिएगा। प्लॉट मौजूद। कवानीन से ही दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। जस्टिस कॉर्नेलियस की सारी जिंदगी असूलों और इंसाफ से इबारत है। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास कोई बैंक बैलेंस था और ना ही कोई घर। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लाहौर के फ्लैटीज होटल के एक कमरे में ली कि जहां वो मुकीम थे, और उनकी पेंशन का बड़ा हिस्सा कमरे का किराया अदा करने में सर्फ हो जाता था। जस्टिस कॉर्नेलियस गालिबन मिसाली अदलिया की आखिरी निशानी थे। नाज़रीन, उनके जाने के बाद अदलिया के जज भी इसी लाइन में लग गए कि जिसमें जर्नल, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान लगे हुए थे, और ये लाइन प्लॉटों की बंदरबांट की थी। पाकिस्तान में सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स ने नए दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टरों में अपने नाम प्लॉट अलॉट करवाकर कौम से जग्गा टैक्स लेना शुरू किया। जर्नलों को उनकी खिदमत के एवज जमीनें अलॉट करने की रविश डाली गई, और फिर इसके बाद कौम का दिफा करने का खराज फौजी अफसरों ने डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनाकर वसूल करना शुरू कर दिया। इसके बाद जज भी जुडिशल कॉलोनी बनाने पर उतर आए, और इसके बाद देखते ही देखते लोगों की आवाज का दावा करने वाले खुद साख्ता रियासत का चौथा सतून भी इस बहरे गलाजत में कूद गया, और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सहाफी कॉलोनियां बन गई। बात यहां तक रहती तो शायद किसी हद तक आंखें बंद की जा सकती थी, लेकिन इस मुल्क के इजारादारों ने आम बनने वाली रिहायशी स्कीमों पर भी कानूनी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सूरत हाल कुछ यूं है नाजरीन के रियासत के ये पॉलिसी साज और उन पर नजर रखने वाला मीडिया अपने फायदे के लिए कानून ज़ाब्ते बनाता है और प्लॉटों पर कानूनी कब्जा कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो इस नाजायज कानून को भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसकी मजीद आगे बढ़कर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ये जज भी इनमें शामिल हैं। कौन है, एक दफा देख लीजिए। और ये हाजिर जज हैं जो रिटायर्ड हैं, उनकी लिस्ट नहीं हम आपको अभी दिखा रहे।
जालिब याद आ गए, ये मुंसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। खैर ये तो दास्तान है कौम के मुंसिफों की, जिन्हें कौम ने बड़ी उमंगों और खून देकर मसनद इंसाफ पर बिठाया था। अब चलते हैं उनकी तरफ के जिनके सीनों में इस कौम का दर्द हर वक्त टीसे मारता रहता है, जिनके बात सुनकर गुमान कुछ यूं होता है नाजरीन के नाउजुबिल्ला इन पर रात को 8 बजने से पहले वही नाजिल होती है। ये पारसा कौन है, इनकी भी मासूम शक्लें देखें। रिपीट अगेन, ये कुछ चंद लोग थे, मीडिया के तमाम तर लोग नहीं थे। इन लोगों ने पॉलिसी के मुताबिक ही लिया। लिस्टें बहुत लंबी हैं। ये तो थे वो साहिबान की जिनकी प्लॉटों की कहानियां अभी मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत से पर्दा नशीनों के नाम अभी तक अया नहीं हुए। कहानियां बहुत हैं, जैसे कि अगर आपको मेंशन करूं कि एक एंकर के बारे में मशहूर है कि मुशर्रफ के दौर में उन्होंने अस्पताल बनाने के लिए प्लॉट लिया और फिर इसे करोड़ों रुपए में फरोख्त कर दिया। सबूत मिल गया तो उनका नाम भी आपको जरूर बताएंगे। आपके यानी कि अवाम के मुल्क को कौन कौन और कैसे कैसे लूट रहा है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाजी अदील साहब, हमारा साथ दे रहे हैं जंग के सीनियर रिपोर्टर अंसार अब्बासी साहब, लास्ट बट नेवर द लीस्ट एक्सप्रेस के सीनियर रिपोर्टर रऊफ काफरा साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब, आप ही से आगाज करूंगी। आपने आज सेनेट में एक तहरीके इस्तेकाक भी पेश की, ये जरा इसके ऊपर जरा वजाहत कीजिएगा कि ये आखिर आज हम किसके ऊपर एतमाद करें। जिस तरह आपको अभी जजेस का और सहाफियों का ही बताया गया, मगर एतमाद किस पे किया जाए आज? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिसरा कहूंगा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ऐसा है कि आज मैंने तहरीक अल्तवा का जिक्र किया, एक सवाल के जवाब में पता चला कि कुछ सीडीए के अफसरान ने एक प्लाट 600 गज का लिया है सीडी की मेहरबानियों से। तो मैंने ऑलरेडी कई दिन हुए एक तहरीक अल्तवा सेनेट के दफ्तर में जमा कराई है, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी अफसरों ने, पाकिस्तान की जुडिशरी के आला ओहदेदारों ने और पाकिस्तान में बहुत सारे फौजी आला ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में प्लाट लिए हैं। बल्कि तो बाज जजों ने और अफसरों ने, 22 ग्रेड के अफसरों ने दो प्लाट लिए हैं। तो मैंने उस पर यह कहा, मैंने मुतालबा किया कि वो मेरी तहरीक अल्तवा आखिर डिबेट आनी चाहिए ताकि उस पर हम डिबेट करें। देखें, आमतौर पे तो सियासतदान बदनाम होते हैं कि जी इन्होंने प्लाट लिए हैं, लेकिन बड़ी खुशकिस्मती है कि जब से ये नई हुकूमत आई है किसी सियासतदान का नाम नहीं है कि वैसे अगर आप माइंड ना करें सेनेटर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको याद दिला दूं, पिछले साल ही जो है आपकी जमात जो अक्सरियत रखती है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में करारदाद पास हुई थी कि उन सबको भी इस्लामाबाद में प्लॉट दिए जाएं। आप उस करारदाद को भूल जाएं? देखिए मैंने ये कहा, अल्फाज मेरे आपने शायद सुने नहीं, मैंने कहा किसी को नहीं मिले हैं, किसी ने लिए नहीं है। उन्होंने मुतालबा ये किया था कि हम सिक्योरिटी के नुक्ते निगाह से, क्योंकि वो अपने उस जमाने में मालाकंड के इलाके में वो जा नहीं सकते थे। और अब भी आपको देखे बहुत सारे कबायली हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको शायद किराए के घर यहां दिए गए सिक्योरिटी पर्पज पे। बाहर उनका मुतालबा था तो वो भी गलत था, उस पर तो अमल नहीं हुआ। लेकिन हमें दुख तो इस बात है कि पिछले दिनों हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि जिन लोगों के कर्जे माफ किए गए हैं और जिन लोगों के जिन्होंने कर्जे लिए हैं उन्होंने वापस नहीं दिए हैं, तो स्टेट बैंक को हुक्म था कि तमाम बैंकों से कहा जाए कि वो जो हर बैंक अपने ज्यादा कर्जे लेने वाले 10-10 आदमियों का नाम दे। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि इनसे वापस लिए जाए। देखिए, जब आप कोई नाजायज कानून के तहत, जैसे एनआरओ के तहत लोगों ने फायदा उठाया तो वो एनआरओ खत्म कर दिया गया। मैं आपकी हाजी साहब आऊंगी, मैं जानना चाहती हूँ 1947 से मुझे अगर ये बात पूरी करने दें कि इसी तरह अगर कर्जे गलत माफ किए गए तो वो वापस ले। अगर ये अपने लिए आप एक कानून बना लेंगे जी हमने प्लाट लेना है, और चाहे जनरल है कि जज है कि जर्नलिस्ट है या कोई और अफसर है, तो ये गलत कानून था कि लाखों पे लेके करोड़ों पे बेचने वाली बात है, उनसे भी वापस लिए जाएं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बाद लोगों ने 2-2 प्लाट भी लिए हैं। अब वो 2 प्लाट शायद इसलिए कि एक में घर बनाएंगे, एक में मकबरा बनाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, मैं सेनेटर साहब इसके आपके पास वापस आऊंगी। अंसार अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने देखा ये जज क्या एहतसाब करेंगे जिन्होंने 2-2 प्लॉट तो खुद लिए हुए हैं। हमने देखा सियासतदानों के दिल अभी भी मचलते हैं, अभी भी असेंबलियों में ये बात हो रही है
خیبر پختونخوا میں قرارداد بھی یہ لاسٹ ایئر جو ہے منظور ہوئی تھی، میں نے اس کا بھی ذکر کیا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم جیسے لوگ جو عوام کی آواز بنتے ہیں، ادھر آ کے اسٹوڈیوز میں بیٹھتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نہیں بک رہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا بڑا سیریس پرابلم ہے کہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کی وہ لمٹ ہے ہم میڈیا کے لوگوں کی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. آپ نے کہا کہ یہ بھی عدیل صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 پلاٹس مل رہے ہیں ججز کو، 2 پلاٹس مل رہے ہیں فیڈرل سیکرٹریز کو. دیکھیں، ہم کہتے بہت کچھ ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مسئلے میں ہم کیمپین اس لیے کوئی سٹارٹ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ ایون جو اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، ہم نے ایک لیگل طریقے سے قانون کے تحت ایک اسلام آباد میں پلاٹ لینا ہے، ہم نے ایک راولپنڈی میں پلاٹ لینا ہے. تقریباً تمام جرنلسٹ کو 2 پلاٹ ملیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم خود 2 پلاٹ لیں گے تو ہم اس پالیسی کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ اور ہم یہ پالیسی جو بنواتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پالیسیاں ہم پریشر میں لاتے ہیں، اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں رولرز کے اوپر، بے شک وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، بے شک وہ فیڈرل گورنمنٹس ہوں، ہم ان کے اوپر انفلوئنس اپنا استعمال کرتے ہیں کہ آپ یہ پالیسیز بنائیں. اور پھر یہ پالیسیز بھی اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ فرض کریں پنڈی میں جب کالونی کا ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ وہ بنایا گیا، اور اگر کوئی اور کالونی بنتی، یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ لینڈ تھی جہاں پہ کالونی بنائی گئی، چلیں وہ ایک بات ہوئی. پھر یہ کہا گیا کہ 3,80,000 کا پلاٹ ہوگا، اس پر سے بھی، اور میرا خیال 4-5 ارب روپیہ پروونشل گورنمنٹ کا اس کے اوپر انویسٹ ہوا. اور پھر اس کے علاوہ جب پیسہ دینے کی باری آئی تو اس میں بھی کہا گیا کہ ہم لاکھ روپیہ ہر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. سو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگ جو ہیں، اور ہم لوگوں میں سب کو نہیں کہوں گا، لیکن ہم لوگوں میں ایک اچھا خاصا نمبر ہے جس نے اس پروفیشن کو مافیا ہم بنانے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم دوسروں کو تو بے نقاب کر دیتے ہیں باسی صاحب، ہم اپنے آپ کے گربان میں جھانکتے ہیں تو ایک دوسرے کو کوڑے مارتے ہیں. پھر کون رہے گا اس انڈسٹری میں؟ ہم اپنے کالمز میں جو مرضی لکھیں، ہم اپنے ٹاک شوز میں جو مرضی بات کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ اتنا گناؤنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. 2 پلاٹس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد میں جس طرح سرکاری افسروں کو، ججوں کو گھر ملتے ہیں سرکاری، اس طرح بھی ہمیں بھی اب گھر ملنا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں بھی اب فلیٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پھر جب ہم ہی یہ کچھ کریں گے، ہماری تو بیسک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کے جو تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج ہماری پوری برادری کو اس پالیسی کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے اور ریجیکٹ کر دینا چاہیے اس نیکسس کو، جو بیوروکریٹ، سیاستدان، جرنیل، صحافی. دیکھیں اگر ہمیں اس نیکسس میں ہم شامل اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایکسپوز نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اس نیکسس کو. اگر ہم نے اس نیکسس سے باہر نکلنا ہے، جو کہ بڑا مشکل کام ہوگا، لیٹ می ایشور یو. اور آپ نے کل بھی پروگرام کیا، آپ آج بھی پروگرام کر رہی ہیں. لیٹ می وارن یو کہ یو آر پلئنگ ود اے فائر. میں نے بھی ایک اس طرح کا کام کیا، 2 سال پہلے ایک پلاٹ ملا، واپس کیا، اور میں نے سوچا کیمپین چلاؤں گا. جس قسم کی غلیظ کیمپین میرے خلاف چلائی گئی، جس قسم کی غلیظ گندی باتیں میرے متعلق کی گئیں، میری فیملی کے متعلق کی گئیں، آپ سوچ نہیں سکتی، اور تمام جرنلسٹ نے کی ہیں. وہ مجھے پتا ہے دو کسی بات کا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تو پہلا قدم رکھے. 1 سال پہلے بھی یہ باتیں چھڑی تھی، آہستہ آہستہ یا تو ہم دوسرے سیاستدانوں، خیر جرنیلوں کو تو کبھی تک کسی نے ایکسپوز نہیں کیا، مگر ایک سیڈوف کلاسٹر صاحب السلام علیکم، ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا نام ابھی بھی چھپا ہے، آپ جانتے ہیں، اور راولپنڈی میں بھی جو میڈیا سٹی ہے ادھر سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پلاٹ ملا. میں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہ رہی، میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پالیسی کو ریجیکٹ کریں؟ عمیر، تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے آپ نے کل بھی جیسے انصار کہہ رہے تھے، آپ نے ڈیبیٹ شروع کی، آج بھی کی. مجھے آپ سے تھوڑا سا گلہ ہے جس طرح آپ نے سٹارٹ لیا ہے. آپ نے اتنی سویپنگ قسم کی ججمنٹ دے رہی ہیں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا جب ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے تو اس پہ کیا بات کی جائے، آپ کو کیا آرگومنٹس آفر کیا، یا کیونکہ پہلے ہی آپ نے ڈکلیئر کر دیا، آپ نے 4 ہم ایک 100 کارڈ مجرم بنا کے پیش کر دیا، فوٹو آپ نے ان کو دے دی. چھوٹا سا کریڈٹ میرا خیال ہے مہر میں آپ سے توقع کرتا تھا. اگر آپ کو یہ سر میں نے کہا کہ آپ نے پالیسی کے مطابق لیا ہے، مگر کیا یہ پالیسی درست ہے؟ آج ڈیبیٹ اس پہ ہو رہی ہے. سن لیں ایک منٹ، مہر آپ اگر تھوڑا سا ایک ہمارے اینکر سے ہٹ کے، کیونکہ اینکر کا سٹائل ہو کسی کو بولنے نہیں دیتے پہلے سے. آپ بولیں سر، آپ بولیں. آپ اگر چھوٹا سا میں کریکٹ کر لوں جو آپ نے کہا نا، میں جو آپ نے یہ کہا تھا نا شروع میں، جو کہ پالیسی کے مطابق، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے یو نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف، بیکاز پالیسی سے بھی بڑھ کے کچھ اور تھی. ویٹنگ لسٹ کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، کلاسیفیکیشن لسٹ کی بھی ایک اور بات بتاؤں، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی کی نہیں بات